Hello everyone, this is Esther Minove. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं कोई भी टॉपिक उठा के उस पर बोल सकती हूँ। आज मैं 2-3 कंबाइन करूँगी टॉपिक्स। एक टॉपिक है कि लग्न चार्ट और हमारा जो D9 चार्ट होता है, जिसको हम नवमांश कुंडली कहते हैं, इनको कैसे स्टडी करते हैं। लग्न कुंडली का तो हमें मालूम है हम कैसे स्टडी करेंगे। नॉर्मली हम देखेंगे प्लैनेट्स हैं जिस भी भाव में बैठे हैं, क्या वो फ्रेंडली हैं, क्या वो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, क्या वो राजयोग बना रहे हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, डिग्रीज कैसी हैं, स्वराशि के हैं या वो मूल त्रिकोण के हैं, तो हम प्लैनेट को जज कर लेते हैं। हमको फ्रेंडली साइंस पता होने चाहिए क्या है, हमको ऊंच और नीच और मूल त्रिकोण अगर ये पता है तो हम D1 का चार्ट को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। वी नो D1 और D9 इज ए डीपर वर्जन ऑफ D1। प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है वो हमको D9 बताता है एक्चुअली में। कोई प्लैनेट अगर D1 में नीच का है और वही प्लैनेट अगर D9 में एग्जॉल्ट हो गया, उच्च का हो गया, तो वो प्लैनेट हमें उच्च के फल देगा। और इसी तरह से कोई प्लैनेट हमारा D1 के अंदर नीच का है, उच्च का है, और वहां जाके वो नीच का हो गया नवमांश कुंडली में, तो उसके रिजल्ट नीच के आ जाएंगे। यहाँ शत्रु राशि में है, वहां मित्र राशि में है, तो फर्क पड़ जाएगा रिजल्ट का। यानी कि सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि D1 के अंदर जो प्लैनेट की पोजीशन है वही सेम हमारे को रिजल्ट देगी। इसीलिए केपी में हम क्या करते हैं, हम भाव चलित में जाते हैं, कस्प में, कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे बैठा है। प्लेसमेंट हम हमेशा भाव चलित से लेते हैं, राशि हम लग्न से लेंगे। वैदिक में नहीं लिया जाता, भाव को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता, वहां वर्ग कुंडलियों में जाया जाता है। तो वहां पे वर्ग कुंडली में नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पाउस का चार्ट तो देखते हैं कि स्पाउस कैसा होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, हम D9 में जाके देखेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी हमें पता चलती है। केंद्र का प्लैनेट अगर वहां जाके त्रिक भाव में आ गया तो उसके फलों में कमी कर देगा। इसी तरह से कोई प्लैनेट अगर आपका राजयोग भी बना रहा है और वहां जाकर वो डेविली साइन में आ गया तो वो नहीं बना पाएगा, राजयोग का फल दे पाएगा, उसके फलों में कमी आ जाएगी। यानी कि आपको उच्चता के या नीचता के दोनों के फलों में फर्क मिलेगा। नेक्स्ट मैंने लेना है मंगल दोष का, मांगलिक दोष, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि मंगल अगर पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में आ जाए तो हम कहते हैं कि मांगलिक है इंसान। लेकिन बहुत लोग मंगल का परिहार, यानी कि मंगल जो दोष है वो कैंसल हो जाए, इसको नहीं जानते या उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। सिंपली फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में मंगल आया नहीं कि बोल दिया जी मंगलिक है। मंगल का परिहार कैसे होता है? मंगल अगर लग्न में ही मेष राशि में स्वयं का बैठ गया तो मंगल परिहार। अगर मंगल 8 नंबर राशि में आ गया, जैसा कि आप देखेंगे कि ये बनेगा आपका सिंह लगन की कुंडली में चौथे घर में वृश्चिक राशि आएगी अगर मंगल वहां बैठा हो, तो इसका परिहार हो जाता है, उसको मंगलिक दोष नहीं लगता। वैसे भी 4th हाउस का जो मंगल है वो इतना बुरा नहीं माना गया, वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मंगलिक की शादी मंगलिक से हो जाए और चौथे घर का मंगल है तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खूब प्रॉपर्टी बनेगी उसमें। 7th का मंगल, 8th का मंगल या 12th हाउस का मंगल, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। मंगल अगर 12th हाउस में हो और वहां पर सेजिटेरियस हो, धनु राशि हो, जो गुरु का साइन है, जो उसका मूल त्रिकोण साइन है, तो भी मंगल को
हम कहेंगे कि इसका परिहार हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, जुपिटर की पूर्ण दृष्टि अगर पड़ रही हो मंगल पर, यानी कि गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ती है, तो भी मंगल का मांगलिक दोष नहीं रहता। मंगल कर्क राशि में जब नीच का हो जाता है तो भी इसको ये दोष नहीं लगता। जातक की कुंडली में जिस घर में मंगल मांगलिक योग बन रहा है, जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में मांगलिक योग जिस घर में बन रहा है, उसके पार्टनर की कुंडली में उसी घर में सूर्य, शनि, राहु, केतु इत्यादि आकर बैठ जाए तो मंगल दोष नहीं लगता। कितनी तरह से मांगलिक दोष का परिहार होता है, लेकिन यूजली हम नहीं समझते इसको। जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, 5 घर देखे मंगल बैठा है, सिंपली मंगल को देखना है और बोल देना मांगलिक है आप। कितने अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं अगर आपको मंगल दोष का परिहार नहीं पता हो। पंडित जी ने कह दिया मांगलिक है, एक तो शादी जल्दी नहीं करनी है, मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी है, अब मंगल परिहार हो चुका है, आपने तो मांगलिक लड़का ढूंढ लिया, मांगलिक लड़की ढूंढ ली, तो कलेश तो अब और होगा। एक तो मंगल है, एक तो मांगलिक है, दूसरा नहीं है, उसका तो मंगल दोष का परिहार हो चुका है। तो इसलिए मंगल दोष के परिहार को समझना बहुत जरूरी है। एक और तरीके से भी हम मंगल दोष का परिहार देख सकते हैं कि अगर मंगल आपका फर्स्ट हाउस में है तो आप मांगलिक योग बन रहा है, और केंद्र और त्रिकोण में आपके प्लैनेट्स चले गए शुभ प्लैनेट, बुध, गुरु, शुक्र, ये केंद्र में चले गए। इसके अलावा आपका सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये आपके त्रिष्ठाय भाग में आ गए। 3, 6, 11 भावों में अगर ये प्लैनेट्स आ जाते हैं तो भी मांगलिक का दोष नहीं लगता। ज़्यादातर कहा जाता है कि 28 साल की उम्र के बाद अगर ऐसा विवाह हो तो अच्छा माना जाता है, वहाँ प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, मांगलिक का दोष कम लगता है। जो रेमेडी पार्ट है वो ये कहा जाता है कि अगर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है और वो शादी करना ही चाहते हैं तो लड़की का कुंभ विवाह करवा देना चाहिए शादी से पहले। और अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो उस केस में लड़के का तुलसी विवाह किया जाता है, तो ये मंगल दोष का परिहार हो जाता है और वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिसको कहते हैं बिता सकते हैं। सिर्फ ये मांगलिक दोष की रेमेडी है। और अगर कुछ प्लैनेटरी इफेक्ट्स होंगे, सप्तम पे कोई नेगेटिव हाउस का एस्पेक्ट है या एनी अदर काइंड ऑफ, तो हम नहीं कह सकते कि हैप्पी मैरिड लाइफ हो। ये सिर्फ मांगलिक की मैं बात कर रही हूँ यहाँ। तो मंगल दोष को सिर्फ 5 घरों में देखकर नहीं हम कह सकते कि वो मांगलिक है। उसका परिहार हमको जरूर देखना है कि कहीं वो नलीफाई तो नहीं हो रहा, वो दोष कैंसिल तो नहीं हो रहा। दोष भी कैंसिल हो रहा है और जिस जातक या जातिका की शादी होनी है वो भी 29 से ऊपर हो चुके हैं, तो हमको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना है कि हमको पार्टनर मांगलिक ही लेना है। एक छोटा सा और आपको सूत्र दे देती हूँ नाड़ी दोष का। जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो नाड़ी को 8 नंबर दिए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आप दोनों की नाड़ी एक है, यानी कि लड़के और लड़की की एक ही नाड़ी है, तो जो आने वाली जनरेशन है उसमें की किसी ना किसी तरह की कोई मेंटल इश्यू या एनी काइंड ऑफ आपका बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर डेवलप ना होना, ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसीलिए नाड़ी को 8 नंबर दिए गए हैं और उसका मिलना बहुत जरूरी होता है। दोनों की एक ही नाड़ी होगी तो समझ लीजिए कि नाड़ी दोष है। लेकिन
सॉफ्टवेयर में जब आप मिलाएंगे वो तो 0 मार्क्स दे देगा। एक्चुअली में हर जो भी चरण है, 4 चरण, अगर आप सपोज पूर्व फाल्गुनी में है, आपका चरण 2 है, और जो आपका जिससे शादी करना चाहते हैं लड़का या लड़की जो भी, उसका भी पूर्व फाल्गुनी तो है बट उसका चरण 4 हो गया, तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं पता होता ये, यहां पर भी यही प्रॉब्लम होती है। लोग खुद मैच मेकिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में डालकर और फिर कहेंगे जी नाड़ी दोष निकल आया, 0 मार्क्स मिल गए। वहां पे हमारी मैच मेकिंग नहीं हो रही, प्रॉपर मार्क्स 36 में से जितने 18 मिनिमम मिलने चाहिए गुण नहीं मिल रहे, लिटरली वो 8 जो नंबर है वो बेकार कर देते हैं। किसी के ऑलरेडी 15 है तो आप सोचिए 15 में 8 और जुड़ जाएंगे तो वो उनका तो मैच बनता है ना, लेकिन वो नहीं बना पाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब आप मैच मेकिंग कराते हैं तो किसी नोन एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर लीजिए। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं मार्क्स भी देखती हूँ, उनमें मैं नाड़ी देखूंगी जरूर, हुकूट देखूंगी उसमें। यहाँ आपका एक आता है मून पोजीशंस, आप दोनों की एक दूसरे से कैसे है। आपका कुंडली में मून कहाँ है और आपके पार्टनर की कुंडली में मून कहाँ है, उनका डिफरेंस देखा जाता है। अगर तो वो एक दूसरे से एक घर आगे पीछे यानी 2 और 12 की पोजीशन बनती है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। अगर वो 6-8 की पोजीशन एक दूसरे से दूरी पर है तो भी वो षडाक्षक योग बनाएंगे, अच्छा नहीं माना जाएगा। पंचम नवम है, सात्विक हो जाता है तो उसके लिए भी वैसे सॉफ्टवेयर हमें 0 मार्क्स दे देता है। बट हाँ, और सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ फिर भी ले सकते हैं। 1-7 रेशियो आती है, यानी कि आपका मून अगर 1 नंबर राशि में और पार्टनर का 7 नंबर राशि में मून बैठा तो आमने सामने हो गए ना, सम सप्तक हो गए, तो भी न्यूट्रल है, ठीक है, चल जाता है। बेस्ट रहते हैं 4 और आपके 10 और 3 और आपके 11, तो आपके 3 जो है ये बेस्ट है। पंचम नवम को हम 50% मार्क्स दे सकते हैं। तो मून की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मून मेंटेलिटी है, मन मिलने बहुत जरूरी है। तन तो मिल जाएंगे लेकिन मन ना मिले तो बाद में मुश्किल आती है शादी में। हमारे पास इस तरह से 8 होते हैं जो अष्टकूट जिसको हम कहते हैं मिलान मैच मेकिंग में, लेकिन ये 3 या 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर बेसिक चार्ट जैसे हम रीड करते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी वो देखना जरूरी होता है, आपकी इनकम सोर्स क्या है। चाइल्ड बर्थ के केस में हम चेक कर सकते हैं लेडीज के कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बैरन साइंस हम जान सकते हैं इजीली कि उनकी प्लेसमेंट नक्षत्रों के हिसाब से वन कैन स्टडी, और अगर है तो पहले ही एडवांस में उनको क्लोज है तो आप बता ही सकते हैं कि आपको किस तरह की आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है और उसका क्या सोल्यूशन है वो भी बता दीजिए उनको। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो हम यूज़ करते हैं जब हम चार्ट को स्टडी करते हैं, और वो बहुत मस्त है। चलिए आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। जो लोग नए आए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें मेरा वीडियो। नाइस इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रही हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।